कृतिकौन। यहाँ अक्सर गोलीबारी होती थी और इलाके के आसपास की पार्किंग गंदी सुइयों से भरी हुई थी। शायद यहाँ डिटेक्शन करना बेवकूफ़ी था, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं थी। मैं पहले भी यहाँ डिटेक्शन की थी और एक बूढ़े आदमी का साइकिल का एक पार्ट खोजने में मदद की थी। मैं मॉर्निंग 4:30 बजे वहाँ गया था। मेरे पास एक टूटा फूटा जंग लगा हुआ 1980 के बाउंटी हंटर मेटल डिटेक्टर था, जो मेरे दादाजी ने मुझे दिया था और उन्हें ये रेडियो शेक से मिला था और मैंने इसे यूज करना शुरू कर दिया था। एक प्रकार के रेस्टर स्कैन पैटर्न में उस पर चलना शुरू किया। मुझे एंड में सिर्फ कोरोना कैप, पेनी और स्प्रिंकलर के हिस्से मिले और मुझे ऐसा लगा एक डॉलर कॉइन या रिंग हो सकता है, इसलिए मैंने खोदना शुरू किया। मैंने अपना डिटेक्टर नीचे रखा और एक बहुत बड़ा चाकू निकाला खोदने के लिए। और जैसे जैसे मैंने खोदना शुरू किया, मैं अपने चारों तरफ ध्यान से देख रहा था। जब पीछे देखा तो एक काला मोटा बूढ़ा आदमी खड़ा था, जो कुछ वेस्टिबिल्स जैसे दिखता था। वो मुझे घूर रहा था और फिर वो मेरी तरफ आने लगा। मुझे लगा वो पार्क में बस टहलने आया है, इसलिए मैं उसे इग्नोर किया, लेकिन नज़र उस पर बनाए रखी। उसकी नज़र मेरे डिटेक्टर और बैग पर था। वो मेरा करीब आ रहा था। मुझे सच में शक होने लगा। मैंने सोचा इसका इरादा क्या हो सकता है। तभी मैंने उसे फिर से देखा। फिर वो मेरे तरफ तेजी से दौड़ कर आने लगा। उसका इरादा कुछ सही नहीं लग रहा था। मैं खड़ा हो गया। फिर वो मेरा चाकू देखा। वो रुक गया और डर से कहा, अरे यार, मैं कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आई एम सॉरी। और फिर वो वहाँ से तेजी से चला गया। सच कहूँ तो मैं डरा नहीं, लेकिन कंफ्यूज था। लेकिन फिर भी मैं वहाँ से जल्दी निकल गया, क्योंकि मैं जो कुछ भी देखा था वो बहुत करीब से देखा था। सालों पहले मैं अपने बॉयफ्रेंड का पीछा करने और उसके देश में पीएचडी करने चली गई थी। मैं इस जगह का नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन ये समुद्र के पार है। पहले तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। ये एक बहुत अच्छा एडवेंचर था, लेकिन जब मेरा बॉयफ्रेंड साथ नहीं था तो मैं खुद को अकेला महसूस करने लगी। मैं अपने दोस्तों को, घर वालों को मिस कर रही थी। ऐसा लग रहा था मेरे पास कोई होना चाहिए, कोई भी। भले ही मेरा बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा है, लेकिन इस पल के लिए कोई पास हो, ऐसा चाहती थी। मैं बहुत ही सिंपल लड़की हूँ और अपने आसपास के लोगों में बेस्ट देखना पसंद है। ये कई बार प्रॉब्लम भी बना है, लेकिन ये कहानी शायद सबसे ख़राब एग्जाम्पल है कि इस क्लियर एटीट्यूड ने मुझे कहाँ पहुँचाया। मैं और मेरा बॉयफ्रेंड BDSM में है। हम इसे अकेले ही करते हैं और किसी भी प्रोग्राम्स या किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते। मेरा अपनी वेबसाइट पर अकाउंट है, जहाँ मैं अपनी सेशन के लिए न्यू आइडियाज़ ढूंढती हूँ और शायद ही कभी फ़ोटोज़ पोस्ट करती हूँ। और कोई फेस नहीं, टैटू नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। कभी कभार मुझ में इंटरेस्ट रखने वाले ड्रोन्स द्वारा कांटेक्ट किया जाता था, लेकिन मैं क्लियरली बताती थी कि मैं फ्री नहीं हूँ। यूजुअली वही मुझे कॉपी पेस्ट मैसेजेस भेजते थे, इसलिए मैं उन्हें कभी कभार इग्नोर कर देती थी। मुझे काफ़ी बार पर्सनल मैसेजेस मिलते थे और मैं यही बताती थी कि मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और मैं एक रिलेशनशिप में हूँ। और इस तरह से मेरी उससे कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई। उसने ये नहीं पूछा कि क्या मेरे साथ फ्रेंडशिप करोगी। उसने बहुत क्यूरोसिटी के साथ पूछा कि BDSM में मेरी इंटरेस्ट कैसे हुई। वो मेरी निजी जीवन में इंटरेस्ट रखता था और अपना भी पर्सनल चीज़ें शेयर करता था, जैसे कि उसने मुझे बताया कि वो पुलिस में कैसे काम करता है और ड्रग्स कार्टेल को कैसे इन्वेस्टिगेशन करता है। उसने ये भी बताया कि वो शादीशुदा था और उसके बच्चे भी थे। इंटरेस्टिंग की बात ये थी कि हमारी कई हॉबी मिलते थे। उन हॉबीज़ के बारे में डिटेल्स में नहीं बताऊंगी, पर वो स्पेसिफिक टाइप के हैं और इस फैक्ट के साथ
बहुत लॉनली फील कर रही थी और मुझे लगा कि मैं उस पर ट्रस्ट कर सकती हूँ क्योंकि वो शादीशुदा था, उसके बच्चे थे। मैंने व्हाट्सएप पर मैसेज भेजना शुरू किया। मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि मेरे बॉयफ्रेंड को पहले दिन से ही इसके बारे में पता था और व्हाट्सएप पर जाने से पहले हम लगभग 3 महीने तक इस वेबसाइट पर बात की थी। वो बहुत ही फ्रेंडली था और मेरी डेली लाइफ में इंटरेस्ट रखता था। वो अपने बच्चों और जिन जांचों पर वो काम कर रहा था उनकी तस्वीरें भेजा करता था। ये लगभग 3 महीने तक चला। फिर एक दिन उसने बताया कि मेरे रहने वाले शहर के पास एक सस्पेक्टेड का इंटरव्यू करना है और पूछा कि क्या हम कॉफ़ी के लिए मिल सकते हैं। मैं एग्री हो गई और हम पहली बार मिले। मेरा बॉयफ्रेंड कुछ हफ्तों के लिए फ्रेंड्स के साथ हाइकिंग पे गया था। मैंने उसे टेक्स्ट मैसेज भेजे लेकिन उसके पास सिग्नल नहीं था। प्लस हमारे बीच काफ़ी ट्रस्टिंग रिलेशनशिप था। उसकी कई गर्लफ्रेंड्स थी और मैं भी अपने शहर में बहुत सारे लड़कों के साथ हैंग आउट करती थी। ये रियली हमारे लिए वियर्ड नहीं था, लेकिन ये पहली मुलाकात ऐसा लगा जैसे हम एक दूसरे को सालों से जानते हैं। और ऑनेस्टली कहूँ तो हमने शुरू से ही बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था और मैं बहुत हैप्पी थी कि मुझे अपने कंट्री से दूर एक फ्रेंड मिल गया था। वो जानता था कि मुझे थ्रिलर पढ़ना और मर्डर इन्वेस्टिगेशन के वीडियो देखना बहुत पसंद है, इसलिए उसने मुझे अपना गियर, हथकड़ियाँ, सैम्पलिंग किट और भी रेस्ट्रिक्शन आदि दिखाए। उस पल मुझे अजीब नहीं लगा, लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि उसका शो ऑफ करने का ये एक तरीका था। हालांकि जैसे जैसे रात बीतती गई, पास के बार से ड्रिंक्स लेने के बाद उसने मुझे एक दीवार से सटा दिया और मुझे किस कर लिया। मैं रियली में शॉक्ड हो गई और बड़ी मुश्किल से उसे खुद से दूर धकेल पाई। मैंने उसे बताया कि ये पूरी तरह से गलत है, वो शादीशुदा है और मैं एक रिश्ते में हूँ। उसने माफ़ी मांगी और उसने कहा कि उसे लगा हमारे बीच कुछ है और मैंने कहा हाँ, इसे दोस्ती कहते हैं। मैं बहुत डिसअपॉइंट थी और मैं उससे मिलना नहीं चाहती थी। कुछ दिनों बाद बार बार माफ़ी मांगने के बाद उसने मुझे फिर से मिलने के लिए बुलाया। वो मुझे अपने होम टाउन घुमाने ले जाना चाहता था। ये एक प्रिटी प्लेस था और उसके पास बाइक है। वो चाहता था कि मैं उसके होम टाउन के ब्यूटीफुल सीन को एंजॉय कर लूँ एंड आई एग्री कि ये उसका होम टाउन है। वो वहाँ काम करता है, वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वहाँ रहता है। आई एम श्योर मैं ठीक रहूँगी। इन शॉर्ट मैं फिर से ठीक नहीं थी। उसने मुझे एक पार्क के बीच में फोर्सफुली किस किया और गलत करने की कोशिश की। वो पार्क जहाँ वो वीक पे अपने बच्चों को खेलने के लिए लाता था। मैंने उससे कहा कि वो बस मुझे वापस स्टेशन छोड़ दे। उसने ऐसा किया और फिर मुझे एक कहानी सुनाई कि उसने एक ड्रग सेलर को उसकी गर्लफ्रेंड द्वारा भेजे गए टेक्स्ट मैसेज को मॉडिफाई करके कैसे फंसाया था, जिससे उसे यकीन हुआ कि वो उसे धोखा दे रही थी और फिर उसे अरेस्ट कर लिया गया था। उस समय जो मैंने सुना वो था, मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को यह विश्वास दिला सकता हूँ कि तुम उसे धोखा दे रही हो। और मेरा बॉयफ्रेंड उस समय तक हाइकिंग पर था। हम कुछ दिनों में एक बार बात करते थे और मैंने उसे उस पल के बारे में सब कुछ बताया जब उसके फ़ोन में सिग्नल थी। इस बीच में इस लड़के से बात कर रही थी कि उसका बिहेवियर रियली बहुत अजीब था। वो कहता है कि मुझे माफ़ करना, मुझे लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, इसे लेकर अगर तुम पुलिस को बताती हो तो तुम्हें क्या लगता है वे किस पर विश्वास करेंगे, अपने कलीग पर या एक इमिग्रेंट पर। मैं डर गई और उसके साथ चीज़ों को शांत करने की कोशिश की। मैंने महसूस किया कि वो किसी भी पल पागल हो सकता है। लगता है लड़कियों द्वारा उसे मना करने का आदी नहीं था। उस समय मैंने सोचा कि मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड के लिए इस लड़के के साथ कांटेक्ट रखना सेफ नहीं होगा। लेकिन यह समझने के बाद कि वो कितना क्रेजी था, मैंने उसे उन सभी प्लेटफॉर्म से ब्लॉक कर दिया जहां मुझे पता था कि उसका एक अकाउंट है। लेकिन उसने मुझे ढूंढ लिया। उसने मुझे मेरा पता भी भेजा और पूछा कि क्या मुझे शहर के उस खास हिस्से में रहना पसंद है, जबकि मैंने उसे अपना पता कभी नहीं दिया था। मुझे लगता है कि उसने मेरी जानकारी निकालने के लिए स्टेशन पर अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल किया होगा। वो एक बार मुझे मेरी नौकरी की जगह पर भी मिलने आया था। मैं इतनी डर गई थी कि मैंने ऐसा दिखाया कि सब कुछ ठीक है। मैंने उसे कहा कि मेरा बॉयफ्रेंड चाहता कि मैं उससे संबंध तोड़ लूँ क्योंकि जो हुआ उससे वो नाराज़ था, जो कि सच था, और मैं भी उसे अपने लाइफ से बाहर करना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि अगर मैंने उसे बताया तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, लेकिन इस आदमी ने मुझे फोर्स किया कि मैं उससे प्यार करूं। मैं उसके मिस्ट्रेस बन सकती हूं और मेरे बॉयफ्रेंड को ये पता नहीं चलेगा। उसने कहा कि वो मुझसे ऑब्सेस्ड है, मुझे पाना चाहता है। हम एक ग्रेट कपल कैसे बनेंगे, वो हमारे बच्चों का पिता कैसे बनेगा, और वो एक अच्छे हस्बैंड मटेरियल है, वो शारीरिक सुख अच्छे से दे सकता है। ऐसे बहुत कुछ बोल रहा था।
मैंने मना कर दिया और उसे ब्लॉक कर दिया। मैं डर गई थी जब मुझे अननोन नंबर से कॉल आए, और मैं घबरा गई जब मैंने अपने अपार्टमेंट के पास किसी का बाइक स्लो करते देखा। मैं बाहर जाने और अपनी जॉब पे जाना छोड़ दिया। उस टाइम मेरे लिए क्वारंटाइन में रहना ही सही था। महीनों तक मुझे उसकी कोई खबर नहीं मिली। फिर मैंने अपना सेल फ़ोन तोड़ दिया और मुझे पता नहीं था कि नए फ़ोन में नंबर ट्रांसफ़र करने से पहले ब्लॉक किए गए नंबर अनब्लॉक हो जाएंगे। कुछ दिनों बाद मुझे उसका एक मैसेज मिला। उसने बताया कि उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया है, वो अब भी मुझसे प्यार करता है और वो मुझसे शादी करना चाहता है। उसने माफ़ी मांगी कि उसने मुझे सिर्फ मिस्ट्रेस मटेरियल माना था और कहा कि मैं वाइफ के लायक हूँ। उसने कहा कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे प्यार नहीं करता और मैं बेटर डिजर्व करती हूँ और वो मेरा वेट कर रहा है। उसका मैसेज देखने के बाद उसने कहा कि फाइनली मुझे लगा कि तुम मुझे कभी अनब्लॉक नहीं करोगी। वो ये मैसेज बार बार भेज रहा था। इस नार्सिसिस्टिक आदमी ने वो सभी मैनिपुलेशन की तरकीबें इस्तेमाल की जो वो जानता था। उसने मुझे बताया था कि उसने अपराधियों से सच उगलवाने के लिए ये टेक्निक सीखा है। लकीली मैं पहले भी मैनिपुलेशन करने वाले पुरुषों को डेट कर चुकी थी और मुझे ये सब पता था। वो जो चाहता था उसे ना मिलने का आदी नहीं था। वो अट्रैक्टिव था, रिच एंड इंटरेस्टिंग था और वो जानता था कि मैंने उसे फिर से ब्लॉक कर दिया है। हम कुछ महीनों बाद शिफ्ट हो गए और मैं बस उम्मीद करती हूँ कि उसकी पहुँच इस जानकारी तक ना हो। उसका आखिरी कदम मेरा इंस्टाग्राम को हैक करने की कोशिश करना था, क्योंकि मुझे सूचना मिली थी कि मेरे अकाउंट किसी ने ओपन करने की कोशिश की है। ये एक जुनूनी पुलिसकर्मी था जिसने 1 साल से ज़्यादा मेरा पीछा किया था। ये बहुत डरावना था।